नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पेट 2023 संशोधित उत्तर कुंजी मास्टर सेट यानी सेट यहाँ पर है। कोड यह है। परीक्षा तिथि 28/10/2023 प्रथम पाली यानी 2023 के पेट पर हम जो है चर्चा करने जा रहे हैं। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट 2023 जो परीक्षा तिथि देखें तो 28 अक्टूबर यानी 2023 में जो परीक्षा का आयोजन किया गया था वो 28 अक्टूबर 2023 को दोनों पालियों में और 29 अक्टूबर 2023 को दोनों पालियों में परीक्षा आयोजित की गई थी 2023 के प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पेट 2023 के लिए। तो आयोग इसका आंसर की जारी किया था, उसका मास्टर्स यानी संशोधित उत्तर कुंजी मास्टर सेट जारी किया था। तो उस पर चारों सेट पर यानी 28 अक्टूबर 2023 के दोनों पालियों यानी प्रथम पाली द्वितीय पाली दोनों और 29 अक्टूबर 2023 का जो दोनों पालियों में एग्जाम कराया गया था उस पर इस लेक्चर में हम चर्चा करने जा रहे हैं। और ये आगामी देखें जो 6-7 सितंबर 2025 को पेट 2025 का आयोजन किया जाना उसके लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसमें ध्यान दें कि 2024 में पेट का आयोजन नहीं किया गया था, इस 2024 में नहीं किया गया था। 2024 के बाद 2025 में पेट का आयोजन किया जा रहा है। तो हम 23 का देखने जा रहे हैं। इसमें ये भी चर्चा कर लें कि 2023 में जो एग्ज़ाम कराया गया था वो 28 व 29 अक्टूबर 2023 को कराया गया था। 2022 का पेट देखें तो यह 15 व 16 अक्टूबर 2022 को आयोजित किया गया था। और 2021 में जो आयोजित किया गया था वह 24 अगस्त 2021 को आयोजन किया गया था 2021 का पेट। और 2024 में नहीं कराया गया था। और 2025 का देखें तो ये सितंबर में यानी पहली बार जो है सितंबर में आयोजन किया जाएगा वो 6 व 7 सितंबर 2025 को जो इसका आयोजन इस बार 25 में किया जा रहा है। यानी प्रथम बार अगस्त में किया गया था, इसके बाद 22 और 23 के जो है अक्टूबर में आयोजित किए गए थे और 24 में इसका आयोजन नहीं किया गया था यानी इसको पोस्टपोन कर दिया गया था यानी पेट का आयोजन नहीं कराया जा सका था। और 2025 में यह जो देखें सितंबर में इसका आयोजन किया जाएगा। तो इसमें प्रथम सेट यानी परीक्षा तिथि जो 28/10/2023 की प्रथम पाली की हम चर्चा करेंगे। इसके बाद देखें तो 28 तारीख को ही द्वितीय पाली के जो संशोधित उत्तर कुंजी मास्टर सेट है 2023 पेट के लिए, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही इसमें देखें तो 29 अक्टूबर 2023 को द्वितीय पाली में जो पेट 2023 का आयोजन किया गया था इसमें भी चर्चा की जाएगी जो संशोधित उत्तर कुंजी मास्टर सेट पर आधारित होगी। और इसके बाद जो होगा इस लेक्चर के आखिरी में हम देखेंगे परीक्षा तिथि 29 तारीख को यानी दूसरे दिन प्रथम पाली का जो एग्जाम कराया गया था पेट 2023 का, इसको चर्चा करेंगे। इसके बाद 2022 के जो चारों सेट हैं 15-16 अक्टूबर को उस पर चर्चा की जाएगी। आखिर में देखेंगे 2021 में जो पेट का आयोजन किया गया था 24 अगस्त 2021 को उस पर विस्तार चर्चा करेंगे। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। पेट 2023 के 28 अक्टूबर 2023 के प्रथम पाली की परीक्षा से तो शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे शुरुआत करने से पूर्व इसके सिलेबस को देख लेते हैं। जो 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके सिलेबस को विधिवत समझ लेते हैं। इसके बाद हम जो है 28 अक्टूबर 2023 के प्रथम पाली की परीक्षा जो इस पर विस्तार चर्चा करते हैं। तो सिलेबस को देख लेते हैं गहन दृष्टि के रूप में। यहाँ देखें विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2025 परिशिष्ट 1 में देखें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पेट का शासन द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम यानी सिलेबस देखें। प्रश्नों की संख्या 100 है। परीक्षा की अवधि यानी टाइम 2 घंटे का, पूर्णांक 100 नंबर का यह होगा। क्रम संख्या में देखें तो पहला भारतीय इतिहास टॉपिक यानी इंडियन हिस्ट्री है, ये 5 नंबर का होगा। और इसके अंतर्गत ये सारे टॉपिक जो है भारतीय इतिहास के अंतर्गत हैं, जिसमें सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध, जीवनी एवं शिक्षाएं, जैन धर्म, महावीर, जीवनी एवं शिक्षाएं, मौर्य वंश, सम्राट अशोक, गुप्त वंश के अंतर्गत समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय यानी गुप्त वंश में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 2 ही जो समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में देखना है। और मौर्य वंश में सम्राट अशोक को देखना है। हर्षवर्धन, राजपूत काल, संतत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश साम्राज्य का विरुद्ध एवं स्वतंत्रता प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 की क्रांति, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव यानी सोशल इकोनॉमिक इफेक्ट क्या रहा है ब्रिटिश राज का, इस पर चर्चा करना है। पॉलिटिकल पर नहीं देना है यानी सामाजिक आर्थिक प्रभाव को देखना है। दूसरा पार्ट देखें तो ये भी 5 नंबर का है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसमें स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशीता सविनय अवज्ञा आंदोलन जिनमें महात्मा गांधी तथा नेताओं की भूमिका को देखना है, क्रांतिकारी आंदोलन था उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन था ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 को देखना है यानी याद रखना 1935 को ही देखना है। भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेता सुभाष चंद्र बोस को देखना है इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत इंडियन नेशनल मूवमेंट में। ज्योग्राफी के अंतर्गत देखें ये भी 5 नंबर का है। ज्योग्राफी इसके अंतर्गत देखें तो भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल देखना, भौतिक भूगोल है। भौतिक भूगोल के अंतर्गत नदियाँ तथा घाटियों, नदियों की घाटियाँ, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन विशेषकर भारत के संदर्भ में। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल यानी पॉलिटिकल
मैप भी देखना है, यानी पॉलिटिकल ज्योग्राफी। जलवायु था मौसम, टाइम जोन। जनसांख्यिक परिवर्तन था प्रवास को भी देखना है भूगोल ज्योग्राफी के अंतर्गत। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था 5 नंबर का है इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, इसके अंतर्गत ये सारी जानकारी होगी। योजना आयोग का पंचवर्षीय योजना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास, ऑपरेशन प्लस, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। वर्ष 1991 आर्थिक सुधार, तो उसके बाद की अर्थव्यवस्था। वर्ष 2014 के पश्चात की आर्थिक सुधार के अंतर्गत कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी इत्यादि होंगे। 5वीं टॉपिक देखें तो भारतीय संविधान, लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी 5 नंबर का है। भारतीय संविधान के अंतर्गत देखें तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? राजकीय नीति निरीक्षक, डीपीएसपी, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा और उच्च न्यायालय द्वारा, यानी न्यायिक ढांचा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट को देखना, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं को भी इसमें कवर करना है। 5 नंबर के लिए है। इसके बाद सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस के अंतर्गत 5 नंबर देखें। प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान इसमें शामिल होंगे, यानी कॉमन साइंस है ये, जिसके अंतर्गत फिजिक्स केमिस्ट्री, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। बायोलॉजी के दोनों पार्ट इसमें रहेंगे, यानी जूलॉजी और बॉटनी। प्रारंभिक अंकगणित यानी एलिमेंट्री अरिथमेटिक्स 5 नंबर का भी है। पूर्ण संख्या, भिन्न दशमलव, प्रसन्नता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात और औसत इसमें शामिल हो 5 नंबर के लिए। समान हिंदी देखें, ये भी 5 नंबर का है। इस समान हिंदी में क्या है? संधि है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, लिंग है, संस्कृत भिन्नात्मक शब्द है, मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य अशुद्धियां, लेखक और रचनाएं गद्य पद्य में होगा। ये 5 नंबर के लिए होगा। सामान्य अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश देखें, ये 5 नंबर का। इसमें अंग्रेजी व्याकरण यानी इंग्लिश ग्रामर और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 5 नंबर के होंगे। इसके बाद तर्क एवं तर्क शक्ति, लॉजिक एंड रीजनिंग, ये भी 5 नंबर के हैं। इसके अंतर्गत देखें तो बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, प्रभाव और कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, संख्या तथा अक्षर का, निगनात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण और निर्णय निष्णों का। इसके बाद देखें सामयिकी यानी सामयिकी यानी करंट अफेयर्स, सामयिकी 10 नंबर का होगा। यानी इसमें देखो भारत और वैश्विक यानी वर्ल्ड, इंडिया और वर्ल्ड यानी नेशनल और जो होगा इंटरनेशनल, जो करंट अफेयर्स होगा, इससे 10 नंबर प्रश्न होंगे। इसके बाद समान जागरूकता देखें, जनरल अवेयरनेस यानी जिसको जीके बोलते हैं, जीएस ने जीके, जनरल नॉलेज या समान जागरूकता, ये 10 नंबर का भी है। यानी ये ज़्यादा वेटेज देखें तो करंट अफेयर्स का है और जीके का है। इसके अंतर्गत क्या है? भारत के पड़ोसी देशों को देखना है, देश, राजधानी और मुद्रा को देखना है, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश को देखना है, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद को देखना है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस को देखना है, विश्व संगठन उनके मुख्यालय को देखना है, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला और संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल यानी नेशनल और इंटरनेशनल जो स्पोर्ट्स होंगे उसको भी इसमें देखना है समान जागरूकता के अंतर्गत। और भी इसमें शामिल है, इसमें देखें तो भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण, ये 10 नंबर में इतने ज़्यादा टॉपिक इसमें हैं, यानी 10 नंबर का ये है। और देखें सर्वाधिक टॉपिक किसी में नहीं थे। इसके बाद 13वीं टॉपिक जो है अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, 2 गद्यांश दिए जाएंगे, 10 नंबर के होंगे, यानी प्रत्येक पर 5 प्रश्न होंगे, यानी 2 गद्यांश रहेंगे और प्रत्येक पर यानी 1-1 नंबर के होंगे, 5 प्रश्न होंगे, 5-5 नंबर के, 5-5 10 हो गया। ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण, 2 ग्राफ पूछे जाएंगे, ये भी 10 नंबर के। ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें, क्योंकि ज़्यादा टफ पार्टी हो जाता है यदि अभ्यास नहीं होगा तो, और सबसे आसान भी होता है क्योंकि 10 नंबर आप इसमें आसानी से ले सकते हैं। तालिका की व्याख्या विश्लेषण, 2 तालिकाएं दी जाती हैं, ये भी मैथमेटिकल पे आधारित है, ये भी 10 नंबर का। ये देखें 20 नंबर का इतना है आपका, यदि आप इसको कर लेते हैं तो 20 नंबर बढ़ जाएगा, अन्यथा सबको नहीं आएगा तो 20 नंबर यहीं आपका कम हो जाएगा। और यदि आप 99 परसेंटाइल लाना चाहते हैं, इससे प्लस लाना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको 75 से एबव ही करना होगा, 75 या 80 से ज़्यादा लाना होगा। यदि 20 नंबर यहाँ से आप नहीं बढ़ा पाते हैं तो आप 99 परसेंटाइल नहीं ले पाएंगे, जैसा कि अब 3 वर्ष के लिए वैलिड कर दिया गया है। तो आपका पूरा प्रयास ये होना चाहिए कि एक ही बार में आप 99 यानी 99 परसेंटाइल से ज़्यादा या फिर 75 या 80 नंबर से ज़्यादा ला करके 3 साल के वैलिडिटी को वैलिड बना लें। हर साल देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक बार आप दे करके जो है जो भी वैकेंसी आएगी 3 साल में, आप उसको फॉर्म फिलअप करके सारे एग्जाम जो है इसके दे सकते हैं। तो आपका प्रयास ये रहना चाहिए कि 99 परसेंटाइल से ज़्यादा आप या 99 परसेंटाइल लाएँ या 75 नंबर से ज़्यादा नंबर लाने का प्रयास करें, इसमें 100 नंबर में से। और इसमें शर्तें यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर देख सकते हैं क्रमांक 1 से 9 पर अंकित शैक्षणिक विषयों संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर, डिफिकल्टी लेवल, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान परिषद यानी NCERT द्वारा निर्धारित सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा, 10वीं 12वीं स्तर का होगा।
परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप। वस्तुनिष्ठ प्रकृति का प्रश्न पत्र बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित होगा। प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। ये ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव मार्किंग है वो भी 1/4 प्रश्न, यानी एक गलत करते हैं तो 1/4 अंक आपका काट लिया जाएगा। 4 आप गलत करते हैं तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। कहने का से हुआ कि 1 आप सही करते हैं, इसके बाद 4 गलत कर देते हैं तो आपका जो ऑब्टेंट मार्क होगा, प्राप्तांक 0 हो जाएगा। यानी 5 प्रश्न आपके ऐसे ही चले जाएंगे, जिसमें 1 सही होगा 4 गलत होगा, 5 प्रश्न ऐसे ही आपका बिना मतलब का चला जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं यह जो है परीक्षा तिथि 28 अक्टूबर 2023 के प्रथम पाली की परीक्षा को देखते हैं, जो कि आयोग इसका जो है संशोधित उत्तर कुंजी यानी मास्टर सेट जारी किया है। इस पर व्याख्या नहीं करेंगे, उसके हल को देखते हुए चलते हैं। यानी PYQ के रूप में, वन लाइनर के रूप में जो पार्ट यहाँ पर होगा उसको हम देखने जा रहे हैं। तो देखते हैं इसमें पहला जो है, शिवाजी की मृत्यु के बाद यानी शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्त पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवाएं दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया था? तो इसका आंसर पूना, यानी आज के पुणे उसकी राजधानी बन गई थी। चलिए इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं, अन्यथा इसका समझ में नहीं आएगा। हालांकि हर प्रश्न को एक्सप्लेनेशन करेंगे तो 100 प्रश्न होगा और एक वीडियो में समाहित करना ये आसान नहीं होगा, लेकिन इस प्रश्न को देख ही लेते हैं। तो देखें, इसमें शिवाजी की मृत्यु की बात कर रहा है, तो मराठों का उत्कर्ष के अंतर्गत देखें तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक हैं शिवाजी थे, मराठा साम्राज्य के संस्थापक। शिवाजी का जन्म देखें तो 6 अप्रैल 1627 को जो है शिवाजी का जन्म हुआ था। शिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था शिवाजी का जन्म। और इनकी मृत्यु देखें तो मात्र 53 वर्ष की आयु में जो है 3 अप्रैल 1680 को उनकी मृत्यु हो गई थी, 53 वर्ष की आयु में। इसके बाद देखिए शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी बनते हैं। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया था, यानी शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी बनते हैं। संभाजी के बाद देखें तो राजा राम जो है उत्तराधिकारी बनते हैं, और राजा राम के बाद शिवाजी द्वितीय ताराबाई यानी राजा राम की विधवा पत्नी का जो पुत्र यानी नाबालिग पुत्र शिवाजी सेकेंड था, वह बनता है उत्तराधिकारी। लेकिन वास्तविक सत्ता जो है ताराबाई के पास ही रहता है। और शिवाजी सेकंड के बाद साहू यानी संभाजी के पुत्र जो शिवाजी के उत्तराधिकारी थे, वह संभाजी के पुत्र जो है वह उत्तराधिकारी बनते हैं मराठा साम्राज्य के। संभाजी के बाद की घटनाओं में यह पेशवा इत्यादि आते हैं। चितवन ब्राह्मण के बारे में लिखा गया है। यानी देखें शिवाजी, संभाजी, राजा राम, शिवाजी द्वितीय और शाहू, यानी देखें ये कुल मिला के 5 लोग जो उत्तराधिकारी के रूप में हुए थे। लेकिन 5 लोगों के बाद यह जो प्रश्न संदर्भित है, तो शाहू के प्रथम से पेशवा जो बनते हैं यानी पेशवा या प्रधानमंत्री, इसमें प्रथम से पेशवा जो शाहू के बनते हैं वह बालाजी विश्वनाथ बनते हैं, जिनका समय जो 1713 से 1720 तक होता है, बालाजी विश्वनाथ। इसके बाद जो बाजीराव प्रथम बनते हैं, बाजीराव प्रथम के बाद बाजीराव बनते हैं, जिनको नाना साहब के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद माधवराव नारायण प्रथम बनते हैं, जो कि 1761 में पेशवा इनको बनाया जाता है। और अंतिम पेशवा देखें मराठा साम्राज्य में, अंतिम पेशवा राघोवा का पुत्र बाजीराव सेकंड था, जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था। यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था, बाजीराव सेकंड। तो चूंकि हमने विस्तार इसमें किया, तो इसमें यह दिया गया है कि कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बना था, तो इसमें पूना या पुणे था। इसमें राजधानियों की बात देखें तो जो शिवाजी 1656 में अपनी राजधानी रायगढ़ को बनाते हैं, 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद तीसरा जो उत्तराधिकारी होता है, राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा बनाया था। और इसमें जो होते हैं 3 आंग्ल मराठा युद्ध होते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध देखें तो साल 22 की संधि से समाप्त होता है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध देखें तो देवगांव की संधि से समाप्त होता है। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध यह जो आपका है यह 1718 और 19 में होता है। इस युद्ध के बाद यानी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा के वंशाधिपत को समाप्त कर दिया जाता है हमेशा के लिए अंग्रेजों द्वारा। ज़्यादा विस्तार कर दिए, इतना विस्तार करेंगे तो ये 100 प्रश्न नहीं कवर हो पाएंगे। अगला देखते हैं। अब आगे इतना विस्तार नहीं करेंगे, अब जहाँ होगा उस प्रश्न को देखते चलते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए तो महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाने लगा, जिन का क्या अर्थ है? विजेता है। यानी महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा, जिनका क्या अर्थ है? विजेता है। महावीर स्वामी की बात है तो इनको भी थोड़ा ऐड कर लेते हैं। तो महावीर स्वामी जो है 24वें तीर्थंकर यानी अंतिम तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी थे। और इनका प्रतीक चिन्ह सिंह यानी जो सिंह है इनका प्रतीक चिन्ह था महावीर स्वामी जी का। चलिए आगे चलते हैं। अभी एक लेक्चर में समा नहीं पाएंगे महावीर स्वामी जी, ये बहुत ही ब्रॉड हो जाएंगे, इन पर चर्चा करेंगे। तो अगला देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया, मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतिक केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। उनमें से कौन सा प्रांतिक केंद्र में नहीं था? इंद्रप्रस्थ नहीं था। तो इसमें चर्चा कर लेते हैं। यानी इंद्रप्रस्थ तो नहीं था, लेकिन जो
चार इसमें देखें पाटलिपुत्र तो था, इसमें अन्य चार कौन थे इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देखें तो मौर्य प्रांत और राजधानी उसका देखें तो मौर्य प्रांत जो उत्तरापथ यानी पहला जो मौर्य प्रांत है उसका नाम उत्तरापथ था, इसकी राजधानी तक्षशिला थे, यानी मौर्य प्रांत उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थे। दूसरा अवंती राष्ट्र था और इसकी राजधानी उज्जैनी थी। तीसरा जो प्रांत था वह कलिंग था और इसकी राजधानी तोसली थी। चौथा प्रांत देखें जो था दक्षिणापथ था और इसकी राजधानी स्वर्णगिरी थी। अब पांचवा प्रांत जो था वह प्रासी यानी पांचवा प्रांत प्रासी या पूर्वी प्रांत था जिसकी राजधानी यह पाटलिपुत्र थी। तो पाटलिपुत्र दिया गया है। चार अन्य को हमने देख लिया जिसमें इंद्रप्रस्थ शामिल नहीं था। या यूं कहें कि अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था, यानी जो प्रांत थे उनको चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रीय कहलाते थे और प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था जो विषयपति के अधीन थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर, ये भी ज़्यादा विस्तार हो गया। 4 नंबर देखें तो ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद है। यानी ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि थे और किन 2 नदियों के बीच संवाद है, तो व्यास और सतलज 2 नदियां हैं और विश्वामित्र जी के भी संवाद है। ऋग्वेद में इसका वर्णन किया गया है। जैसा कि हमने देखा था कि ये पूर्व के लेक्चर में यानी चैनल पर आप जा करके जो है इसको देख सकते हैं, यानी ऋग्वेद के बारे में विस्तार चर्चा किया गया है। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें तीसरा मंडल यानी ऋग्वेद में कुल मिलाकर 10 मंडल हैं। 10वें मंडल में जो तीसरा मंडल है वह उसकी रचना यानी तीसरे मंडल की रचना जो है वह विश्वामित्र जी किए हैं, जिसमें गायत्री मंत्र है जो सूर्य देव भगवान सूर्य या सावित्री को समर्पित है। तीसरा मंडल तो यहीं देखें ऋग्वेद में विश्वामित्र जी हैं जो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की रचना करते हैं। और 2 नदियां व्यास और सतलज नदी आज भी है, व्यास नदी भी आज है। सतलज और सिंधु का जो उद्गम होता है भारत से बाहर होता है। व्यास और देखिए पांच नदियों से जो पंजाब प्रांत पड़ा है भारत में वर्तमान में, और सप्त सिंधु प्रदेश को भी हमने देख लिया है। आप इस चैनल पर जाकर के इतिहास वाले सारे पार्ट को देख सकते हैं। जिस चैनल की प्लेलिस्ट में भी है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके सारे लेक्चर को देख सकते हैं। अगला प्रश्न चलते हैं, ज़्यादा विस्तार हो जाए क्योंकि पूरे मैंने विस्तार कर दिया इसलिए यहाँ विस्तार करने की आवश्यकता नहीं। 5वां प्रश्न है 1722 ईस्वी में यहाँ खाली स्थान दिया की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी। तो आगरा यानी 1722 में आगरा की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी। 1722 का समय देखें तो 1722 में उत्तरकालीन मुगल सम्राट आते हैं। 1722 के समय जो उत्तरकालीन मुगल सम्राट आते हैं उस दौरान मोहम्मद शाह जिसको रंगीला के नाम से जानते हैं, मोहम्मद शाह का शासन था उत्तरकालीन मुगल सम्राटों के। 1719 से लेकर के 1748 तक जो है वो मोहम्मद शाह रंगीला का शासन था। इसी समय 1722 में आगरा की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी। चलिए 6वें प्रश्न को देखते हैं, ज़्यादा विस्तार करने का प्रयास नहीं करेंगे। तो इसमें देखें 6वां प्रश्न निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी। यानी ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए। इस सोमनाथ लाड़े जी का कथन है कि क्या करें निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को महसूस कराने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान जो सभा थे ब्रिटिश निर्मित थे और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रहे थे जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे इस पर काम किया जाए। तो सोमनाथ लाड़े जी का ऐसा कहना था। इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से इसमें संविधान सभा की बात चली तो देख लें। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की जाती है। संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की जाती है। इसी में सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। इसके 2 दिन बाद यानी 2 दिन बाद का मतलब 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से इसमें इंपॉर्टेंट है कि कैबिनेट मिशन की संस्थितियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था। यानी संविधान सभा का निर्माण किस पर किया गया था? कैबिनेट मिशन की संस्थितियों पर किया गया था। चलिए इस पर ज़्यादा विस्तार नहीं करते हैं। 7वां नंबर प्रश्न देखें तो चित्तरंजन दास यानी CR दास चित्तरंजन दास जी जो कि सुभाष चंद्र बोस के यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु यानी राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास जी थे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया था? तो स्वराज पार्टी था। इसके बैकग्राउंड में देखें तो यह है कि स्वराज पार्टी गठन ये लोग प्रयागराज यानी आज के इलाहाबाद में करते हैं। स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी देखें तो 1920 में जो असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में शुरुआत होती है। वो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा घटना होती है उसके बाद 5 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तो इस पर जो कुछ जो नेता युवा क्रांतिकारी और जो वरिष्ठ नेता होते हैं वो गांधी जी से नाराज रहते हैं। उसी नाराजगी में यह स्वराज पार्टी गठन जो है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी करते हैं।
तो ये ज़्यादा समय तक नहीं चलती है, यानी 1930 में ये स्वराज पार्टी जो होता है इसका समापन हो जाता है, यानी ये समाप्त हो जाती है, जिसमें चंद्र दास की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये इस पर विस्तार चर्चा पूर्व लेक्चर में इतिहास में कर लिया, इस चैनल पर जाकर आप इतिहास वाले पार्ट के जो प्लेलिस्ट में उपलब्ध उसमें जाकर विस्तार से आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं 8वें प्रश्न को। इसमें क्या कहा गया है, कांग्रेस का वो अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था। यह कलकत्ता में अधिवेशन आयोजित किया गया था। यानी इसमें देखें तो इसमें कलकत्ता में जो अधिवेशन आयोजित किया गया था उसके बारे में देखें तो 1920 में आयोजित किया गया था, यानी 1920 में यह कांग्रेस का विशेष अधिवेशन था। 1920 में जो कलकत्ता में अधिवेशन किया गया था 1920 में, यह विशेष अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय जी ने किया था। याद रखें कि लाला लाजपत राय जी जो है जो गरम दल में एकमात्र नेता थे जो कि कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में, जबकि दो जो थे यानी लाल, बाल और पाल में जो है लाला लाजपत राय जी तो कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, लेकिन बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जी जो है कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं किए थे। तो यह एक विशेष अधिवेशन के थे। इसी में जो है महात्मा गांधी जी ने नेताओं खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था। जबकि 1920 में जो रेगुलर था यानी जो 26वां अधिवेशन था, यानी विशेष अधिवेशन तो जो था वो 1920 में, नियमित अधिवेशन 26वें की बात किया गया था 1920 में नागपुर में, उसके अध्यक्षता सीवी राघवाचार्य जी थे। इसमें कांग्रेस संविधान में परिवर्तन किया गया था। कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासत के प्रति अपनी नीति अपनाई थी 1920 के नागपुर अधिवेशन। इसके बाद विशेष अधिवेशन 1920 कलकत्ता में आता है जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय जी करते हैं। इसी में महात्मा गांधी जी ने यह आश्वासन दिया था। चलिए आगे चलते हैं, ज़्यादा विस्तार हो रहा है। इसके बाद 9वें प्रश्न को देखें, उनके में से कौन सा खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था और जिसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। तो एक खान अब्दुल गफ्फार खान जी हैं जो हैं, ये खुदाई खिदमतगार के संस्थापक रहे जिन्हें बादशाह खान के नाम से जाना जाता है, और लाल कोटी आंदोलन से भी संबंधित रहे। इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए इस पर ज़्यादा विस्तार नहीं करते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम दृष्टिकोण से। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न 10वां नंबर प्रश्न है, 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था। तो ये सैन फ्रांसिस्को में था। इसकी व्याख्या को थोड़ा देख लेते हैं। तो इसमें ध्यान दें कि 1 नवंबर 1913 ईस्वी में अनेक भारतीयों ने लाला लाजपत राय के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को यानी अमेरिका में, सैन फ्रांसिस्को कहाँ, अमेरिका में, सैन फ्रांसिस्को यानी अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की। किसने किया? लाला हरदयाल जी ने किया था ये स्थापना की। मोहन सिंह भाखना इनके प्रथम अध्यक्ष थे। यानी इसमें जो ये गदर पार्टी है इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भाखना इसके प्रथम अध्यक्ष थे। लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री एवं काशीराम कोषाध्यक्ष चुने गए थे। तो चलिए ज़्यादा विस्तार से नहीं करते हैं, गदर पार्टी के बारे में जानकारी महत्वपूर्ण रही। 11 नंबर देखते हैं। तो सिरोई यानी सिरोई कुमुदनी लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदनी लिली है? मणिपुर में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो ये मणिपुर जो है भारत के 7 सिस्टर राज्यों में महत्वपूर्ण राज्य है। तो 7 सिस्टर के बारे में थोड़ी जानकारी ऐड करें तो 7 सिस्टर देखें तो भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है वो देखें तो लगभग 6 से 7% है भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का जो 7 सिस्टर राज्य हैं, पूर्वोत्तर के राज्य हैं। लेकिन यहाँ 1/4 से ज़्यादा जो है वन क्षेत्र पाया जाता है। अभी जो 18वां जो रिपोर्ट जारी किया गया था 2023 का, उसमें यह जानकारी थी। तो इसमें देखें हम राज्यों के बारे में देखें 7 सिस्टर जो मणिपुर है, मणिपुर से ऊपर देखें उत्तर में नागालैंड, मणिपुर के जस्ट ऊपर जो नागालैंड है, नागालैंड के ऊपर जो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का मतलब इसका नाम अरुणाचल प्रदेश क्यों पड़ा है? यहाँ सूर्य यानी अरुण मतलब सूर्य सबसे पहले उदय होते हैं, यानी यहाँ सूर्य सबसे पहले उदय होते हैं। भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के नीचे देखें नागालैंड है, नागालैंड के नीचे मणिपुर है, और मणिपुर के नीचे जो है वो मिजोरम है। तो मिजोरम जो है यानी ये जो है मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश म्यांमार की सीमा बनाते हैं। और मिजोरम जो है वह देखें तो बांग्लादेश के साथ भी सीमा साझा करता है। और इसमें त्रिपुरा भी जो बांग्लादेश यानी बांग्लादेश जो 3 तरफ से जो है बांग्लादेश से घिरा 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा त्रिपुरा बनाता है। यानी भारतीय राज्य जो त्रिपुरा है वह बांग्लादेश के साथ 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। इसके बाद जो है मेघालय, असम इत्यादि जो है ये 7 सिस्टर स्टेट के अंतर्गत आते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें मणिपुर को हमने देखा है। मणिपुर की राजधानी देख लें, मणिपुर की राजधानी जो है इम्फाल है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, मिजोरम की आइजोल, त्रिपुरा की देखें अगरतला, मेघालय की शिलांग और असम की दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर राजधानी। ये इंपॉर्टेंट है 7 सिस्टर में, आप इसको नोटिक पॉइंट ग्रुप में याद कर सकते हैं। भारत के भौगोलिक दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट है। इसी मणिपुर में यह जो है सिरोई कुमुदनी लिली भारत के राज्य में पाई एकमात्र स्थलीय कुमुदनी लिली है। चलिए 12 नंबर देखते हैं। तो ये है उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। याद रखें कि उड़िया लिखा है, उड़िया का मतलब उड़ीसा से प्रतीत होगा कि उड़ीसा में, लेकिन उड़ीसा में नहीं है, यह राजस्थान में है। यानी भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल देखें तो राजस्थान है। यानी भारत में देखें वर्तमान में 28 राज्य 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं, जिसमें सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में देखें तो राजस्थान ही है। और जनसंख्या में देखें सबसे बड़ा राज्य अपना उत्तर प्रदेश है।
तो उड़िया पठार पूछेगा तो राजस्थान से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि नाम के आधार पर लगेगा कि उड़ीसा से है, लेकिन राजस्थान में यह है। 13 नंबर प्रश्न देखें तो शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा का कारण क्या है? यानी शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा का कारण क्या है? तो उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु यानी मानसून है। इसको लौटता हुआ मानसून कहते हैं, क्योंकि देखें सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। जब ये लौटता है तो यही बदल जाता है, दक्षिण का उत्तर हो जाता है। अब दक्षिण पश्चिमी मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है, और यह जब लौट जाता है तो ये उत्तर हो जाता है और ये पूर्वी हो जाता है। उत्तर पूर्वी मानसून जो लौटता हुआ मानसून होता है, इससे जो दक्षिण भारत के जो राज्य तमिलनाडु केरला इत्यादि, वहाँ तमिलनाडु में सर्वाधिक वर्षा होती है लौटते हुए मानसून से, जो कि शीत ऋतु में होती है। और जबकि सर्वाधिक वर्षा देखें, जो वर्षा ऋतु का समय है, चौमासा जो होता है वह जून से लेकर के सितंबर या अक्टूबर तक जो चलता है वह वर्षा ऋतु, जिसमें दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है भारत में। और इसका उल्टा हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून, जो कि लौटता हुआ मानसून कहलाता है। चलिए 14 नंबर देखें तो राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? राजस्थान का जालौर जिला में जो ग्रेनाइट पाया जाता है उसका नाम रोजी पिंक यानी गुलाबी ग्रेनाइट है। रोजी पिंक ग्रेनाइट या गुलाबी ग्रेनाइट पाया जाता है, जो राजस्थान के जालौर जिले में पाया जाता है। थोड़ा सा ऊपर वाले प्रश्न की व्याख्या थोड़ा विस्तार और कर लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न जो था यह, इसमें देखें तो भारत में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वह दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, जो जून से लेकर सितंबर तक होती है, और यह 73.7% वर्षा इससे होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। दूसरा जो था परवर्ती मानसून होता है। परवर्ती मानसून का मतलब यही लौटता हुआ मानसून होता है। इसमें देखें तो यह परवर्ती मानसून यह अक्टूबर से दिसंबर तक वर्षा होती है, 13.3%, यह दूसरा सर्वाधिक होता है। इसके बाद पूर्व मानसून काल होता है, मार्च से मई तक, इसमें 10% वर्षा होती है। इसके बाद शीत ऋतु या उत्तर पश्चिम मानसून यह जनवरी फरवरी में 2.6% वर्षा, यह मौसम के अनुसार वार्षिक वर्षा का वितरण भारत में है। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखें तो यह है पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में? तो पश्चिम बंगाल में। पुर्तगालियों द्वारा निर्मित कौन सा चर्च है? बंदेल चर्च है। यानी बंदेल चर्च का निर्माण कौन कराए? पुर्तगालियों के बारे में देखें तो सबसे पहले भारत में व्यापार करने में पुर्तगाली ही आते हैं, और सबसे लास्ट में पुर्तगाली ही जाते हैं 1961 में, जो गोवा से खदेड़े जाते हैं सैनिक कार्रवाई द्वारा। तो ये सबसे पहले भारत में आते हैं, सबसे बाद में जाते भी हैं। और इन्हीं के द्वारा जो बंदेल चर्च है यह कहाँ निर्माण किया गया है? पश्चिम बंगाल में। इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करें। ज़्यादा चर्चा इस पर आगे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा विस्तार पहले ही इसमें हमने कर चुके हैं। 16 नंबर देखें तो गन्ने की उचित एवं लाभकारी मूल्य यानी FRP को कौन मंजूरी देता है? तो आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति देती है। आर्थिक मामलों कैबिनेट समिति इसको हु अप्रूव द फेयर एंड रिम्यूरेटिव प्राइस, फेयर रिम्यूरेटिव प्राइस का यही होता है FRP आप शुगर के। यह जो आर्थिक मामलों कैबिनेट समिति जो होती है गन्ने को उचित लाभकारी मूल्य का मंजूरी देती है। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट पॉइंट करके अक्सर एग्जाम पूछता है। 17 नंबर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार, राइट टू वर्क की गारंटी देता है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यानी इसको पहले नरेगा कहा जा रहा था, जो कि 2 फरवरी 2006 से इसकी शुरुआत की गई थी। इसके बाद 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम मनरेगा यानी महात्मा गांधी का नाम जोड़ते इसको मनरेगा कर दिया गया। तो ये मनरेगा है, वर्तमान में मनरेगा है, जो 100 दिनों की रोजगार की गारंटी देता है। तो यही है कि भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय जिसका उद्देश्य काम करने का राइट टू वर्क की गारंटी देता है, तो ये मनरेगा है। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 18 नंबर प्रश्न आपका यह है स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र के विकास के लिए जिम्मेदार है? तो बागवानी से। इंपॉर्टेंट है, आप क्रांतियों को देख लें, क्योंकि हमने संपूर्ण कृषि को एक लेक्चर में यानी बना करके चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसमें सारी क्रांतियों को दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर हम इसको शामिल नहीं कर रहे हैं। स्वर्ण क्रांति जो है बागवानी से संबंधित है। चलिए इसको भी देख ही लेते हैं, अन्यथा यह अस्पष्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि केवल बागवानी को ही नहीं करते हैं और भी इसके साथ सम्मिलित होता है। महत्वपूर्ण क्रांतियाँ दी गई है, यानी क्रांतियों में देखें तो इसमें नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, हरित क्रांति, सुनहरी क्रांति, यानी स्वर्ण क्रांति यानी गोल्डन, इससे संबंधित था। तो इसमें देखें बागवानी उत्पादन में वृद्धि है, जिसमें सब्जी व फल उत्पादन से है सुनहरी क्रांति या गोल्डन क्रांति, गोल्डन रेवोल्यूशन संबंधित। इसके बाद सारी क्रांतियों को आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है। यानी इसमें देख सकते हैं ये काली क्रांति, रजत क्रांति, श्वेत क्रांति, सुनहरी क्रांति, बागवानी से इंद्रधनुषी क्रांति इत्यादि इसमें दिया गया है। प्रश्न इसमें देखते हैं, ज़्यादा विस्तार हो रहा है, अभी 19 प्रश्न पे ही हम पहुँचे इसमें। तो देखते हैं 19 नंबर ये है कि बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर हैदराबाद है। यानी इसमें देखें जो बीमा यानी इंश्योरेंस यानी IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का मुख्यालय एंड हेडक्वार्टर कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है? तो हेड ऑफिस से हेडक्वार्टर तो हैदराबाद में है, जो कि तेलंगाना में है। यानी तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। यानी ये अविभाजित यानी 2 जून 2014 से पूर्व आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद थी, लेकिन अब ये तेलंगाना की राजधानी है। तो वहाँ पर IRDA का जो हेडक्वार्टर है हैदराबाद में।
चलिए आगे देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न को उत्तर अंकित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है? नाबार्ड जो है डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है नाबार्ड। तो नाबार्ड के बारे में देख लेते हैं। नाबार्ड है क्या, अक्सर एग्जाम में पूछ देता है। तो नाबार्ड का मतलब होता है राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, यानी नेशनल एग्रीकल्चर, इसके बाद रूरल डेवलपमेंट बैंक जो होता है, इसका पूर्ण रूप है नाबार्ड। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई थी नाबार्ड की। यहाँ पर एक और चर्चा कर लेते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी जो होता है, इसको बोलते हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। यह अप्रैल 1990 में इसकी स्थापना की गई थी सिडबी की। अभी अपने ऊपर के प्रश्न में देखा था, यानी IRDA के बारे में देखा था। तो IRDA की स्थापना हमने देख लिया कि इसकी जो हैदराबाद में मुख्यालय है, और IRDA की जो स्थापना यदि देखें, यानी भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDA का मुख्यालय हैदराबाद में है। जबकि देखें भारतीय साधारण बीमा निगम की स्थापना 1 नवंबर 1972 की गई थी, और भारतीय जीवन बीमा निगम जिसका मुख्यालय मुंबई में, इसका सितंबर 1956 में यानी LIC की स्थापना किया गया था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का 2 अक्टूबर 1975 को। यानी ये सारी जानकारी जो है पूर्व के लेक्चर में इकोनॉमी में दी जा चुकी है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा इसको नहीं चर्चा करते, चूँकि ये थोड़ी सी जानकारी इसमें थी, इसको ऐड कर लिया। अगला इसमें देखते हैं 21 नंबर प्रश्न। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया, और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए? धारा 100 इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोटिस पॉइंट के रूप में याद कर सकते हैं। यानी सेक्शन 100 के तहत जो है, यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया था, और अधिराज्य विधानमंडल में भारत सरकार ने 1935 किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 तक कानून बनाए थे? तो धारा 100 इसमें है। क्योंकि देखिए 15 अगस्त 1947 को अपना देश आज़ाद हुआ था, और जबकि भारत जो अधिराज्य तो बन गया था, लेकिन जो गणतंत्र बना था, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, वो भारत के संविधान लागू होने के बाद, यानी 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, तब भारत जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया बना था। जबकि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा जो है भारत अधिराज्य बन गया था, और 1935 की जो धाराएँ थी, उसके तहत जो धारा 100 था, यह 1947 से 1947 तक कानून बनाए जा रहे थे। इसमें जानकारी ऐड कर लें तो भारतीय संविधान में अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का रहा, यानी भारतीय शासन 1935 का रहा। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे थे जो 1935 ईस्वी के अधिनियम से या तो शब्दशः ले लिए गए थे, या फिर इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ ले लिया गया था, जिसमें ये धारा 100 भी था, जिस पर कानून बनाया जा रहा था। यानी भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत में जो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ब्रिटेन, आयरलैंड के संविधान से लिया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, जर्मनी, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, रूस, जापान इत्यादि के संविधान से लिए गए, लेकिन सर्वाधिक जो है वो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। 395 अनुच्छेदों में से 250 से लगभग जो है वो 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं, जो या शब्दशः ले लिए गए हैं, उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया है।